हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का लोधाजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए आप लोगों की भारी डिमांड्स पर ही सांख्यिकी अर्थशास्त्र में दोस्तों सांख्यिकी स्टैटिक्स पर हम जो है आज एक और मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिसमें दोस्तों वही हम 15 प्रश्नों पर बात करेंगे, 15 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। मैं जानता हूं कि थर्ड ईयर में एक जिन्सने भी इकोनॉमी का पार्ट लिया हुआ है, बहुत एक थोड़ा सा टफ पड़ जाता है हमारे लिए। एक्चुअली इसमें कुछ गणितीय डाटा, जो हमारा मैथमेटिक्स का डाटा, इसमें कुछ ज्यादा इंक्लूड है। इस कारण से थोड़ा सा ये सिलेबस, ये जो सब्जेक्ट है हमारा, ये थोड़ा प्रॉब्लम देता है, टेंशन देता है। पर दोस्तों, मैं इसके लिए आप लोगों से माफी भी मांगना चाहता हूं कि इसमें सिर्फ अभी तक हमारे 5 सेशन ही हुए थे, इस पे ज्यादा क्लासेस हम कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। और जिन दोस्तों का एग्जाम दोस्तों अभी कुछ 29 तारीख को है और किसी का 1 तारीख को है, तो उन लोगों के लिए विशेषकर मैं ये मॉडल पेपर लेकर आया हूं। दोस्तों, अब ये 2-3 दिन जो आपके पास बच रहे हैं, इसमें अब आप लोग सिर्फ और सिर्फ जो है 15 प्रश्नों की ही तैयारी कर ले, वो काफी होगा, सफिशिएंट आप लोगों के लिए। और इसके बाद में जिन लोगों के पास में भी समय है इस पेपर के एग्जाम में, उन लोगों के लिए दोस्तों 15 क्वेश्चन ये, और इसके अलावा मैं अति लघुति प्रकृति के क्वेश्चन भी लेकर आए हैं। और साथ ही साथ में एक अच्छी बात ये भी है कि इसी सीरीज को दोस्तों हम कल से ही फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं, ठीक है ना। फुल डिटेल क्लासेस में इसको फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जिन दोस्तों के पास में अभी समय है एग्जाम में, वो सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। उनको अब डेली एक लेक्चर इस पर भी मिलता रहेगा सांख्यिकी पर, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। सभी प्रश्नों को एक एक करके दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं। सभी प्रश्नों को मैं पूरे विश्वास से दोस्तों, अगर आप पहली बार सेशन को देख रहे हैं तो मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं कि सेशन को जो हम मॉडल पेपर प्रोवाइड करते हैं आपको, यहां पर मैं आपको 15 प्रश्न आपको दीर्घ लघुति प्रकृति के प्रोवाइड करता हूं, जो कि एग्जाम में ये मान लीजिए कि 90% आते ही आते हैं। मैं 100% नहीं बोलूंगा, लेकिन 90% तो 100% में बोल ही सकता हूं, ठीक है ना। 90% तो पक्का आएंगे ही आएंगे आपके एग्जाम में, इससे बाहर पेपर आपका नहीं जाएगा, ये पक्का है, ये तय है, ठीक है ना। एग्जाम के बाद में आप खुद जो है पेपर को मैच करके देख लीजिए, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आएंगे। और इसमें मैंने जो क्वेश्चन आपके लोगों के लिए निकाले हैं, उन क्वेश्चनों की कुछ अनन्य विशेषताएं ये है कि जो गणितीय डाटा वाले जो कुछ क्वेश्चन थे जो आपको परेशान करते हैं, तो उनके अथवा वाले में ये प्रश्न आपको 100% आएंगे दोस्तों। और साथ ही साथ में जो प्रश्नों की प्रकृति में आपको यहां पर देने वाला हूं, जो प्रश्न प्रोवाइड करने वाला हूं, ये इंपोर्टेंट भी है और आपको पढ़ने के लिए इजी भी रहेगा। आप इजीली 1-2 दिन में ही इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। शुरुआत करते हैं एक एक करके दोस्तों, सभी प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मेट को आप जानते ही हैं, 15 प्रश्न दीर्घ लघुति प्रकृति के और 10 प्रश्न जो है अति लघुति प्रकृति के। क्लियर है। चलिए पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति की विवेचना कीजिए। अब दोस्तों ये वाले प्रश्न में, इसमें तो अब आपको कोई डाउट नहीं होगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। सांख्यिकी का अर्थ आपको यहां पर बताना है, ठीक है। तो सांख्यिकी का अर्थ और उसकी प्रकृति, इन दोनों के बारे में आपको यहां पर चर्चा करनी है। इसके अलावा अगला प्रश्न है आंकड़ों या समूह, आंकड़ों या समूह का अर्थ एवं परिभाषा बताइए, इसके मुख्य लक्षण भी बताइए। अब कुछ सेशन हो चुके हैं, छोड़िए उसकी बात नहीं करेंगे हम। यहां पर जो प्रश्न है, देखिए क्लियरिटी बताऊं मैं आप लोगों को कि यहां पर ये डिस्कस करवाने का रीजन है वो यही है कि अगर प्रश्न में कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कंफ्यूजन होती है, तो उसको हम यहां पर डिस्कस कर लेंगे, इसको इजीली समझ लेंगे यहां पर, ताकि आप एग्जाम सेंटर में ये गलती ना करें कि एग्जाम में जो है क्वेश्चन ही समझ नहीं आया था। तो जब क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो आप आंसर राइटिंग सटीक रूप से नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न क्या था दोस्तों, सांख्यिकी का अर्थ और उसकी प्रकृति, याद रखिएगा। दूसरा है आंकड़ों या समूह, आंकड़ों या समूह का अर्थ बताना है यहां पर। तीसरा प्रश्न है वर्गीकरण, वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, तो इसका अर्थ बताना है, इसकी विशेषता बतानी है और इस वर्गीकरण के प्रकार बताने हैं। तो वर्गीकरण वाले कंसेप्ट को, टॉपिक को आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसमें ये आपको तीनों चीज देखने को मिल जाएगी। इसी का अथवा में ये प्रश्न आपसे तथ्य वर्गीकरण के उद्देश्य एवं आधार बताइए, इस प्रकार से भी ये यहां पर प्रश्न पूछ सकता है। मतलब ये कि वर्गीकरण वाले जो आपका टॉपिक होगा उसका एक पार्ट तथ्य वर्गीकरण का है, उसको भी आप यहां पर क्लियर करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अगला प्रश्न है बिंदु रेखीय प्रदर्शन को परिभाषित कीजिए। बिंदु रेखीय दोस्तों कल के सेशन में, कल मॉडल पेपर सेशन में दोस्तों यहीं से सिस्टम से ही प्रॉब्लम हुई थी। वहां पर क्वालिटी जो है यहां हमें परफेक्ट दिख रही थी, बट जो आउटपुट जा रहा था क्वालिटी का वो बहुत ही ज्यादा कम हो गया था, फ्रेम रेट जो होती है वो बहुत कम हो गई थी, इस कारण से आपको ब्लर दिख रहा था बोर्ड पर। लेकिन जो आपको पीडीएफ मैंने प्रोवाइड की है उसमें एकदम क्लियर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
उसमें क्लियर दिखेगा, ठीक है ना। तो आज क्वालिटी का विशेष ध्यान रखा है मैंने, एक बार इसको चेक भी किया है, उसके बाद ही आपको यहाँ पर मैं आया हूँ सब लेकर के। आज उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा क्लियर दिख रहा होगा, क्योंकि मैं भी सेलफोन में देख पा रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आज, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बिंदु रेखीय प्रदर्शन को परिभाषित कीजिए। बिंदु रेखीय प्रदर्शन को परिभाषित कीजिए, समंकों के बिंदु रेखीय प्रदर्शन के गुण एवं दोष बताइए। अब देखिए दोस्तों, ये तो यार देखिए अर्थशास्त्र की विशेषता है कि इसकी जो शब्दावलियां हैं वो हर एक सभी सब्जेक्ट से एकदम अलग होती है ना। अब यहां पर क्या लिखा, बिंदु रेखीय प्रदर्शन, बिंदु रेखीय प्रदर्शन को परिभाषित करना। अब बिंदु रेखीय, शब्दों से नहीं डरना है, शब्दों से नहीं डर, इस शब्द को अगर आप समझ लेंगे ना तो ये शब्द बहुत इजी हो जाएगा। अब बिंदु रेखीय प्रदर्शन, ये अभी आपने पढ़ा होगा, कुछ भी नहीं इसके अंदर। इसके अलावा समंको, समंकों के बिंदु रेखीय प्रदर्शन के गुण और दोष बताइए। अब समंको, अब देखिए कितना इजी वर्ड है समंको। एक समान दिखने वाले अंकों को हम क्या बोलते हैं, समंक बोलते हैं। जो अंक एक समान दिखते हैं उनको हम सम अंक बोलते हैं। इसका संधि विच्छेद कर लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको बिंदु रेखीय प्रदर्शन जब आप पढ़ेंगे तो दोस्तों इसमें आपको दोनों तीनों जितने प्रकार है बिंदु रेखीय प्रदर्शन के, वो सब पढ़ने को मिल जाएंगे। उसमें उसका आपको जो है इसकी आलोचना भी करनी है, अर्थात गुण विशेषता बतानी है, लक्षण बताने हैं, लक्षण के बाद में इसकी आलोचना करना मतलब दोष भी बताने हैं। तो दोनों पक्ष आपसे यहाँ पर पूछा गया है। अगला प्रश्न आपका होगा, अगला प्रश्न होगा, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की परिभाषा दीजिए। केंद्रीय प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की परिभाषा दीजिए, माध्य का महत्व बताइए, उद्देश्य, कार्य तथा आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए। अब इससे सिंपल कुछ भी नहीं है, बहुत इजी कंसेप्ट है दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इजी कंसेप्ट है। एक बार जब आप पढ़ेंगे ना तो पूरा क्लियर होगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगा समझते हुए पढ़ने का प्रयास करेंगे, एकदम क्लियर हो जाए, कुछ भी नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति की बात यहां पर हो रही है, सेंटरीय प्रवृत्ति की बात यहां पर हो रही है, फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। सेंटर में जो फ्रीक्वेंसी चलती है, जैसे मान लेते हैं कि ये ग्राफ चल रहा है, ठीक है ना, तो सेंटर में जो फ्रीक्वेंसी चल रही है, सेंटर में जो फ्रीक्वेंसी चल रही है, इसी को केंद्रीय प्रवृत्ति बोला गया है, क्लियर है। अब यहां पर माध्य, अब देखिए दोस्तों माध्य, माध्य क्या होता है यार, माध्य का मतलब ये सिंपल सा होता है कि जैसे मान लेते हैं कि कुछ अंक लिखे हुए हैं, कुछ अंक लिखे हुए हैं, ठीक है, कुछ अंक लिखे हुए, तो माध्य का अर्थ ये हो रहा है कि इसका माध्य आपको बताना है। तो माध्य निकालने का सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, अब यहाँ पर क्लास स्टार्ट हो चुकी, चलिए बता देता हूं, यहां तक आ गए तो कुछ भी नहीं है। माध्य निकालने के लिए इन सभी को प्लस करेंगे, इन सभी को प्लस करेंगे, अंकों की जो संख्या है इनको प्लस करेंगे, इसके बाद में इसको डिवाइड कर देंगे इन संख्याओं से। मतलब ये कि जहां पर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ये पूरा यहां पर इनको ऐड कर देंगे, जो भी इसका ऐड आएगा, ऐड करने के बाद में जितनी संख्या है उससे इसको डिवाइड कर देंगे, तो आपका माध्य निकल जाएगा। कितनी संख्या है दोस्तों, यहाँ पर 6 संख्या, तो 6 से डिवाइड कर देंगे, क्लियर है। तो इस प्रकार से माध्य बहुत इजी कंसेप्ट है, कुछ ज्यादा लेंदी नहीं है। इसको आप जब देखिए, इसमें एक विशेषता और भी है इकोनॉमी की। अब चूंकि आप एग्जाम में जा रहे हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें मैं बता चलता हूं आपको, क्वेश्चनों के अलावा भी 10 मिनट का लेक्चर होगा तो 15 मिनट का या 20 मिनट का हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। और हाँ, आगे बढ़े उससे पहले, आज भूल गया था मैं, फिर से बोल दूं आप लोगों को, थोड़ा शेयर करो यार, है ना, थोड़ा शेयर करते चले ताकि और लोग भी इसको देख पाए, क्योंकि अब एग्जाम इसका परसों नरसों में ही एग्जाम है इसके, ठीक है। तो उन स्टूडेंटों तक शायद पहुंच जाए। तो ये 15 प्रश्न अगर पढ़ लेंगे तो बहुत ही गारंटेड प्रश्न है दोस्तों, सभी का फायदा होगा इसमें। तो प्लीज यार थोड़ा शेयर कर दीजिए, 1 मिनट रुक करके थोड़ा शेयर कर दीजिए, कुछ ही नहीं जाने वाला आपका यार, ठीक है ना। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर इसकी जो विशेषता होती है दोस्तों, इकोनॉमी की, विशेषकर सांख्यिकी की विशेषता ये है कि आपको जो इबारत लिखनी होगी ना, जो डाटा लिखना होगा ना, वो 4-5 लाइन काफी है आप लोगों के लिए। 4-5 लाइन में उस कंसेप्ट को समझाने के बाद में जब आप उदाहरण देंगे ना, तो एग्जाम्पल में कुछ टेबल का इस्तेमाल कर लिया, जिसे हम तालिका बोलते हैं, कुछ जो है हमने ग्राफों का इस्तेमाल कर लिया, कुछ डायग्रामों का इस्तेमाल कर लिया, तो उदाहरण आपके इसी पेज भरेंगे, वहां पर आपको लगेगा कि यार हमने 4-5 लाइन नहीं बल्कि काफी अच्छा खासा एक आंसर लिखा है। और उदाहरण इतने इजी होते हैं इनके कि एक बार पढ़ोगे ना, कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा। बस प्रॉब्लम क्यों देता पता ये सब्जेक्ट आपको, क्योंकि आप इसको जो है वक्त बिल्कुल ही नहीं देते हो। एग्जाम के एंड टाइम पर आकर के आपने ये सब्जेक्ट उठाया है, तो कोई भी सब्जेक्ट उठाओगे यार तो एग्जाम के एंड टाइम पे समझ नहीं आने वाला है ना। ये कोई समाज शास्त्र नहीं है जिसे पढ़ोगे और लिखकर आ जाओगे दोस्तों, इसको समझना पड़ेगा, है ना। चलिए, तो अब इसके बाद में दोस्तों देखिए, अब इसी के केंद्रीय प्रवृत्ति के और इसके वाला माध्य, माध्य का महत्व पूछा गया है, माध्य का उद्देश्य, कार्य और इसके तत्व,
ठीक है ना। तो इन सभी को आप जब केंद्रीय प्रवृत्ति वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको ये सब क्लियर होते चलेंगे, ये सब क्लियर होते चलेंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सहसंबंध किसे कहते हैं। सहसंबंध का यहां पर अर्थ पूछा गया है, सहसंबंध। तो इसको आप, मुझे पूरी उम्मीद है आप इसको तो अब यहाँ ये तो बहुत अच्छे से आपको आता होगा, बहुत अच्छे से आपने इसको पढ़ लिया होगा। सहसंबंध है ना, सहसंबंध किसे कहते हैं। इसके गुणांक के निर्वचन के लिए सामान्य नियमों का उल्लेख कीजिए। तो इसके जो गुणांक का जो निर्वचन के जो गुणांक होते हैं, उसके जो नियम है, जो सिद्धांत है, जिन्हें हम प्रिंसिपल्स बोलते हैं, उनको बताना है आपको, यहां पर सामान्य नियम बताने। क्लियर है। अथवा में है सहसंबंध का अर्थ और महत्व बताते हुए सांख्यिकी दृष्टिकोण से इसकी गणना कीजिए। तो सहसंबंध को समझाते हुए उसका महत्व बताना है, और महत्व बता करके दोस्तों इसको सांख्यिकी के दृष्टिकोण से इसकी गणना करनी है। सांख्यिकी के दृष्टिकोण से, अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से वहां पर आपको स्पेशली एग्जांपल दिया गया है, उस एग्जांपल को आप कोट करेंगे। प्रत्येक पुस्तक में है ना, प्रत्येक पुस्तक में जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको एक एग्जांपल मिल जाएगा सांख्यिकी दृष्टिकोण के अनुसार इसकी परिभाषा, उसी को वहां पर आप कोट कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सहसंबंध का अर्थ। धनात्मक एवं ऋणात्मक सहसंबंध में क्या अंतर है। भाई सहसंबंध तो आप बता ही दिया आपने। अब इसके अलावा जो इसके दोनों पक्ष है, कौन कौन से, सकारात्मक और नकारात्मक, दोनों प्रकार के जो सहसंबंध है उसका भी वर्णन आपको यहां पर करना है। तो कितनी प्यारी चीज है, पढ़ना आपको एक टॉपिक है सहसंबंध, उसमें ये सारी चीजें आ जाएगी, अलग अलग खुल करके आ जाएगी। आपकी सबसे बड़ी गलती होती है पढ़ते समय मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं कि जैसे ही बुक खोलते हैं ना तो एक टॉपिक को सीरीज वाइज पढ़ना चालू कर देते हैं, जबकि उसको रिलेट करने की कोशिश नहीं करते। भाई आप पढ़ क्या रहे हो ये एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए। सहसंबंध वाला टॉपिक जब आप स्टार्ट करोगे ना तो उसी में सारे कंसेप्ट आएंगे, ये वाले जो भी आपसे गुण दोष वगैरह जो पूछे गए, सकारात्मक नकारात्मक जितनी भी बातें यहां पर बोली गई है, सारे कंसेप्ट दिखते हैं, मिलते हैं आपको, लेकिन आपका उस पर फोकस नहीं रहता है। आपका दिमाग सिर्फ एक ही जगह रहता है कि हमने कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, सहसंबंध पढ़ रहे हैं, बात खत्म, बस पढ़ते जाओ। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, बल्कि हर एक कंसेप्ट को उठाना चाहिए। जब टॉपिक पढ़ रहे होते हो ना तो कंसेप्ट को पकड़िए यार, कौन सा कंसेप्ट पढ़ रहे हो, तब जाके आपके दिमाग में ये बात फिट हो पाएगी कि ये कंसेप्ट तो यार हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़ा है, मतलब ये कंसेप्ट जो है इस टॉपिक का हेल्पफुल है, इसको हेल्प करने वाला है, इसको मददगार टॉपिक कंसेप्ट है ना। तो इस प्रकार से एक दूसरे कंसेप्ट को जो है आपस में रिलेट कर करके पढ़ेंगे तो आपका पूरा टॉपिक एकदम स्मूथ हो जाएगा, बहुत इजीली आपको समझ आने लगेगा। अर्थशास्त्र भी समाजशास्त्र बन सकता है दोस्तों, अर्थशास्त्र भी समाजशास्त्र बन सकता है। फर्क इतना है कि आपको थोड़ा इसको टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बहुत इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट इसमें नहीं है। आप पता है गलती सांख्यिकी में कि इसका डाटा देख करके आप है ना, जो मैथमेटिक्स का जो डाटा होता है ना, उन सवालों को देख करके आप परेशान हो जाते हो। सवाल देखकर ही आप अपने हथियार डाल देते हो कि नहीं यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। एक बार कोशिश तो करो, करने की कोशिश करोगे ना तो आपको ना इससे इजी कोई सब्जेक्ट लगेगा ही नहीं। थर्ड ईयर में सबसे इजी सब्जेक्ट यही था, पर चूंकि अब तो एग्जाम होने वाले। लेकिन हाँ, उन दोस्तों को मैं बोल रहा हूं कि जिनका एग्जाम में काफी वक्त है, समय है, कुछ फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट भी देख रहे हैं इस लेक्चर को अभी, कुछ सेकेंड ईयर वाले भी हैं, तो उनके लिए विशेष सूचना है ये, यार किसी सब्जेक्ट को इतना टफ मत बनाइए। आप लोग खुद बनाते हो, कोई राइटर बना के नहीं जाता टफ कि ये टफ है और ये इजी है, ये टफ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। टफ भी आप बनाते हो, इजी भी आप बनाते हो, दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, टफ और इजी में, सिर्फ छोटा सा। और वास्तविक रूप से बता रहा हूं मैं, आप जानते हो लेकिन मानते नहीं हो उस बात को, और वो ये है जिस सब्जेक्ट को आप ज्यादा वक्त देते हो, ज्यादा समय देते हो, वो आपके लिए आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है, आपके लिए सबसे इजी सब्जेक्ट बन जाता है। और जिस सब्जेक्ट को आप टाइम नहीं देते हो वो आपका दुश्मन बन जाता है, एनिमी बन जाता है, वो आपको कोई पल्ले पड़ता ही नहीं है। पल्ले पड़ेगा कैसे यार, आप खुद समझिए। एग्जांपल के तौर पर समझिए, आपके दो फ्रेंड मान लेते, एक दो फ्रेंड है, एक फ्रेंड ऐसा है जो आपसे दिन में पर डे कम से कम एक बार तो आपसे मिलता ही मिलता है, और एक फ्रेंड ऐसा है जिसे हमें भी नहीं पता कि 5 साल पहले मिला था या 10 साल पहले मिला था। अब मुझे ये बताइए, दोनों जो आपके फ्रेंड है, जो दोनों मित्र हैं आपके, दोनों मित्रों के बारे में अगर आपसे जानकारी मांगी जाए तो आप किस मित्र की जानकारी ज्यादा दे पाएंगे? जो आपसे रोज मिलता है उसके बारे में आप ज्यादा बता पाएंगे, क्लियर है ना। लेकिन जो आपसे सालों में भी नहीं, सालों में मिलता हो, 5 साल 10 साल में एक आध बार मिलता हो, तो क्या आप उसके बारे में ज्यादा डिटेल बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। तो यही तो ये सब्जेक्ट के साथ में होता है दोस्तों, जिस विषय को आप ज्यादा समय देते हो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, जिसको समय नहीं देते हो वो कठिन हो जाता है। इसलिए मेरा कहना का अर्थ ये है, जितने भी विषय आपके पास में सबको इक्वल टाइम दीजिए,
सबको टाइम दीजिए। और एक बात और, अगर आपको कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट लग रहा है ना, तो मेरे कहे अनुसार 15 दिन के लिए बोल रहा हूं, सिर्फ 15 दिन जो है उस सब्जेक्ट को सिर्फ 15 दिन देख लीजिए कंटिन्यू, वो सब्जेक्ट भी आपके फेवरेट सब्जेक्ट की लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है से संबंध की धारणा का अर्थ। चलिए बहुत हो गया इसमें, तो आप टॉपिक पढ़ेंगे कंप्लीट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रतिगमन। प्रतिगमन की परिभाषा, प्रतिगमन क्या है इसकी परिभाषा, और यह सह संबंध से किस प्रकार से अलग है। सह संबंध और प्रतिगमन दोनों लगभग एक जैसे कंसेप्ट हैं, लेकिन एक दूसरे में डिफरेंस क्या है वो डिफरेंस आपको यहां पर बताना है प्रतिगमन का अर्थ बताते हुए। ठीक है, अगला प्रश्न प्रतिगमन के तथ्य से क्या आशय है, सेम है। अनुसंधान के क्षेत्र में इसका महत्व क्या है, तो इसको महत्व बताना है। काय में रिसर्च के, रिसर्च एज अ रिसर्च इसका महत्व क्या हो सकता है, रिसर्च में इसका क्या महत्व है, ये किस प्रकार से उपयोगी ये बताना है। नेक्स्ट है सह संबंध गुणांक तथा समाश्रय गुणांक में भेद कीजिए, इसकी उपयोगिता बताइए। अब देखिए यहां पर दो नए कंसेप्ट आ चुके हैं, क्या सह संबंध गुणांक, सह संबंध गुणांक और समाश्रय गुणांक। तो इन दोनों में अंतर बताते हुए इन दोनों की क्या उपयोगिता हो सकती है, उस उपयोगिता को आपको यहां पर एक्सप्लेन करना है। ठीक है ना, तो दोनों का डिफरेंस, ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और दोनों की रिलेवेंसी क्या है, कहें तो कि एक तरह से उपयोगिता क्या है, महत्व क्या है। एक तरह से महत्व और उपयोगिता लगभग एक ही होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे काल श्रेणी की परिभाषा, काल श्रेणी के अवयव बताइए। काल श्रेणी, काल श्रेणी पढ़ा होगा आप लोगों ने भाई, यार एग्जाम आ चुके हैं तो इतनी तो मैं उम्मीद कर ही सकता हूं आपसे, कम से कम एक बार तो आपने रीडिंग तो लगाई होगी। ठीक है, याद नहीं है, ठीक समझ के नहीं पढ़ा, बट एक बार तो आपने इसके पन्ने तो पलट रखे होंगे, एक बार रीडिंग तो लगाई होगी ना। तो ऐसा कुछ देखने को मिला होगा काल श्रेणी जैसा कुछ किताब में, है ना। इस कंसेप्ट को अगर एक बार भी जिसने पढ़ा होगा ना 100% समझ आया होगा उसको, पूरे डायग्राम के साथ समझ आया होगा, एग्जाम्पल के साथ 100% समझ आया होगा। तो काल श्रेणी, काल श्रेणी क्या है, इसकी परिभाषित इसको करते हुए इसके अवयव बताने मतलब तत्व बताने हैं। अथवा में काल श्रेणी क्या है, काल श्रेणी के संगठनों को समझाइए, संगठनों को समझाइए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है सूचकांक की अवधारणा। सूचकांक की अवधारणा को बताइए, सूचकांक की विशेषताएं, उपयोगिता और महत्व को बताइए। ठीक है, तो सूचकांक के बारे में आपसे सब कुछ पूछ लिया गया है, यहां पर सब कुछ पूछ लिया। सूचकांक का अर्थ भी आपको बताना है, इसकी परिभाषा भी देनी है, विशेषता भी बतानी है, इसकी क्या रिलेवेंसी है मतलब कि क्या उपयोगिता है ये बताना है। साथ में महत्व, महत्व यहां बता दी भाई यार, महत्व, लक्षण, लक्षण विशेषता, महत्व ये सब एक लगभग एक समान ही होते हैं। लेकिन कंफ्यूजन कब आ जाती है, जब आपसे महत्व भी पूछ लिया गया है, लक्षण भी पूछ लिए गए हैं और विशेषताएं भी पूछ ली गई है, तब जाकर के आप क्या वहां पर फिर मिक्स करना चालू कर देते हैं। आपको खुद पल्ले नहीं पड़ता कि विशेषता क्या है, लक्षण क्या है और महत्व क्या है ना। इसलिए सावधानी के साथ में थोड़े से अच्छे से पढ़ करके जाइए, आपका काम हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों अथवा में इसी के सूचकांक को परिभाषित कीजिए और इसका महत्व बताइए। सिंपल सा है, सूचकांक की परिभाषा और विशेषता और उपयोग, सिंपल है, समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है सूचकांक की परिसीमाएं। सूचकांक की परिसीमाएं टॉपिक एक ही है, सूचकांक को पढ़ेंगे तो यहां पर सूचकांक की परिसीमाएं भी आपको पढ़ने को मिलेगी। तो लेकिन ये प्रश्न दोस्तों सूचकांक वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा ही आएगा एग्जाम में, 100% आने की संभावना है। इसलिए बिल्कुल भी एक प्रश्न को भी आपको यहाँ स्किप नहीं करना है। और मैं बताता ही हूँ आपको, जो प्रश्न मैं आपको देता हूँ उसको पूरा कंसेप्ट को पूरा ही क्लियर करना है। यहाँ पर 15 प्रश्न, यार इतनी मोटी बुक में से, इतने सारे टॉपिकों में से सिर्फ 15 क्वेश्चन निकाल कर लाना एक आम बात नहीं है, बहुत मुश्किल से पूरा एक निचोड़ है आपका ये पूरे सब्जेक्ट का, पूरे विषय का। अब ये 15 क्वेश्चन मैंने पहले ही तो उसको पूरा निचोड़ लिया है, अब उसके बाद भी उसमें से आप स्किप कर दोगे तो फिर बचेगा क्या आपके पास में, है ना। कम से कम 15 प्रश्न, अपने जीवन के साथ खिलवाड़ मत करो यार, है ना। ये 15 प्रश्न तो कम से कम करना ही करना है आपको, और विद टॉपिक करना याद रखिएगा। अगर जब मैंने आपको सूचकांक बता दिया तो सूचकांक का पूरा टॉपिक आपका पूरा क्लियर होना चाहिए, जिसमें आपको सारी टर्म देखने को मिल जाएगी। उसके बाद तो फिर आपको कोई अति लघुत्री पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आएंगे एग्जाम में 100% उनको भी अटेम्प्ट करके आओगे आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। प्रायिकता, प्रायिकता क्या है, प्रायिकता की गणितीय परिभाषा दीजिए और इसकी सीमाएं बताइए। प्रायिकता, यार अगर इन पर एक एक टॉपिक भी हो जाता, सभी टॉपिकों पर अगर एक एक लेक्चर भी हो जाते हैं ना, तो आप लोगों के लिए वाकई में बहुत हेल्प मिल जाती। बट एक्चुअल में
मैं ये नहीं बोलता हूँ गलती आप लोगों की है, गलती हमारी कि हमने लेक्चर नहीं लिया, बट यार एक बार आपको रिमेंबर करवाना चाहिए था। एग्जाम के लगभग 1 महीने पहले तो कम से कम आपको बोलना ही चाहिए था कि सर फलानी तारीख को एग्जाम होने वाले हैं। थर्ड ईयर वाले बिल्कुल इसे सुप्त पड़े हुए थे। फर्स्ट ईयर वालों की बराबर कमेंट आ रही थी, उनकी पूरे 2 महीना कंटिन्यू क्लासेस चली। सेकेंड ईयर वालों की भी अभी भी कमेंटें आ रही है, जबकि उनका एग्जाम मई जून में होने वाला है, उसके बाद भी अभी कमेंटें आ रही है, सर सेकेंड ईयर को क्यों भूल गए हो, है ना, उसको भी पढ़ाइए। बट थर्ड ईयर वाले पता नहीं कहाँ चले गए थे, या फिर आप लोगों को इतना इतना कॉन्फिडेंस आ चुका था कि यार हम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर पास करके आ चुके हैं, थर्ड ईयर क्या चीज है, अब तो निकाल फेंकेंगे इसको भी। तो शायद ऐसा कुछ है ना मोटिवेशन आ गया होगा आप लोगों के अंदर। तो बिल्कुल एग्जाम के टाइम पे आप लोगों की नींद खुली, एकदम उठे हो और सर ये नहीं पढ़ा आपने, वो नहीं पढ़ाया। यार वो सब ठीक है, आप लोग पढ़ेंगे तो पढ़ाएंगे ना। अब आप लोग तो बस इंजॉय कर रहे थे, यहाँ पढ़ा पढ़ा कर अपलोड करते रहते क्लासेस को, वहां कोई व्यूज आते नहीं, कोई लोग देखते नहीं, कैसे पढ़ाते बताइए। ये जो 5 टॉपिक हमने डाल रखे ना सांख्यिकी पर, ये भी काफी लंबे समय पहले डाले थे, काफी समय पहले डाले थे, आप भी आजकल के नहीं है ये। आप लोग कोई डिमांड ही नहीं है जैसे थर्ड ईयर में ये करवा दीजिए। टॉपिक को लेते हैं भाई, चालू करते स्टार्ट करते। बहुत सारे टॉपिकों को जो वहीं पर होल्ड किया हुआ है। अभी बीच में हमने जो है आप लोगों को बोलने पर लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला और इंडियन फंड पॉलिसी, इनको कंटिन्यू किया था। आपके इसी इकोनॉमी का दूसरा पार्ट, एक पार्ट जो है आपका इंडियन इकोनॉमी, माफ करना, पर्यावरण अर्थशास्त्र वाला, उसको कंटिन्यू किया था, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं था आप लोगों का, वापस होल्ड करना पड़ा 2-3 लेक्चर लेने के बाद। सब आप पर डिपेंड करता है यार। चलिए, ये प्रश्न दोस्तों, प्रायिकता क्या है, प्रायिकता की गणितीय परिभाषा देना है, इसकी सीमाएं बतानी है, अथवा मैं इसी प्रश्न को पूछा जा सकता है आप लोगों से कि प्रायिकता की अवधारणा, प्रायिकता की गणितीय परिभाषा देते हुए इसकी सीमाएं। सेम प्रश्न है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अगला प्रश्न है, द्विपद वितरण से क्या समझते हो, द्विपद वितरण, ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है द्विपद वितरण वाला, इसको भी कंप्लीट करेंगे आप लोग इसकी विशेषताओं के साथ में। अगला इसी के अथवा में द्विपद वितरण की परिभाषा देते हुए इसकी मान्यता और विशेषताएं बतानी है। प्रश्न नंबर 13, अनुसंधान की परिभाषा, अनुसंधान रिसर्च की परिभाषा देनी है, इसके प्रकारों को बताना है, कितने टाइप, रिसर्च के टाइप कितने होते हैं वो टाइप आपको समझाना है। इजी है, पढ़ना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, ठीक है। अनुसंधान कहो, रिसर्च कहो या शोध कहो, एक ही इनका मतलब निकलता है, ठीक है। शोध की परिभाषा, शोध पद्धति के प्रकार, तीनों प्रश्न एक ही, बिल्कुल एक ही प्रकृति के तीनों प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, परिकल्पना की परिभाषा दीजिए, परिकल्पना की विशेषता, महत्व और प्रकारों का वर्णन कीजिए। परिकल्पना की परिभाषा देते हुए इसकी विशेषता बतानी है, महत्व बताने हैं और इसका जो है प्रकारों का वर्णन करना है। क्लियर है? अथवा में परिकल्पना का अर्थ, विशेषता, उद्देश्य और प्रकार सेम प्रश्न है, कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है, अनुसंधान प्रतिवेदन लेखन, अनुसंधान प्रतिवेदन लेखन से आप क्या समझते हैं। अभी आप लोग जाएंगे नहीं, 15 प्रश्न हो गए तो बस आप फटाफट निकल लेते हो, निकलना नहीं है दोस्तों, 2-5 मिनट और रुक जाइए। 10 मात्र 10 प्रश्न है, उनको डिस्कस नहीं करेंगे, खाली खोल के दे देंगे आपको। बाकी कुछ जरूरी बातें होती है जो अगर कर लेंगे तो आप एग्जाम में जाने वाले हो, शायद आपके लिए हेल्पफुल हो जाए वो, है ना। इसे थोड़ा सा और 5 मिनट और रुक जाइए जाने से पहले। चलिए, तो ये 15 प्रश्न आप लोगों के डिस्कस हो चुके हैं, 15 प्रश्नों को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जिनका पेपर कल परसों में होने जा रहा है वो सिर्फ इन 15 प्रश्नों को अच्छे से पढ़ ले, और जिनका पेपर अभी 15 दिन या 1 महीने बाद है वो इन 10 प्रश्नों पर भी फोकस करे। ये लीजिए, मैं खोल देता हूं सभी प्रश्नों को, ओपन कर देता हूं। ये 10 प्रश्न है आप लोगों के लिए, इन 10 प्रश्नों पर भी आप अच्छे से तैयारी करेंगे, लेकिन जिनके पास अभी वक्त है वो पहले इनकी तैयारी करेगा। ये तैयार होने के बाद में फिर दीर्घ लघुत्तरी प्रकृति के प्रश्नों पर जाएंगे आप लोग, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको सांख्यिकी वाले सब्जेक्ट को इस प्रकार से इन 15 या 25 क्वेश्चनों के माध्यम से कंप्लीट करना है, कवर करना है एग्जाम के टाइम पे। मैं ये नहीं कहता हूं कि पूरे साल भर सिर्फ इनको ही पढ़ना है, मैं ये नहीं कहता हूं दोस्तों। यार देखिए, साल भर अगर सफिशिएंट टाइम है, या अगर आप सेकेंड ईयर में देख रहे हो अभी आप इसको, या फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट देख रहे हैं, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, समय है तो उसको स्टार्ट से पूरा टॉपिक वाइज कंप्लीट करें, क्लियर करें। उससे दोस्तों काफी आपको मदद मिलती है अन्य टॉपिकों को करने में भी। ऐसा नहीं है कि आपने एक टॉपिक पढ़ा किसी भी सब्जेक्ट का तो वो एक ही टॉपिक क्लियर होता है, ऐसा नहीं है। एक टॉपिक क्लियर करते हो ना तो वो आपको आखिरी तक सपोर्ट करता है, उसी सब्जेक्ट के आखिरी टॉपिक तक वो आपका पहला टॉपिक सपोर्ट करता है, आपका ज्ञान बढ़ाएगा। जब ज्ञान बढ़ेगा ना तो अपने आप जो प्रश्न आपने नहीं पढ़ा है ना उसका उत्तर भी आप लिख कर आ जाओगे और उसके भी मार्क्स आपको मिल जाते हैं। इसलिए ये गलती कभी ना करें,
कि समय है और सिर्फ आप मॉडल पेपर पर फोकस कर रहे हैं। आप लोगों में एक बड़ी प्रवृत्ति, आपकी प्रवृत्ति ही ऐसी पाई जाती है बीए के, पता नहीं क्यों बीए के स्टूडेंटों में एक ऐसा ही रहता है, बस एग्जाम आएंगे तो पढ़ लेंगे, एग्जाम स्टार्ट होने वाले अब आंखें खुलेगी, अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और जैसे ही जागेंगे ना, जागते ही क्या ढूंढते पता है, मॉडल पेपर ढूंढते, कहीं से मॉडल पेपर मिल जाए, कुछ आईएमपी क्वेश्चन मिल जाए। तो यार साल भर से कर क्या रहे, पढ़ी क्यों रहे हो, क्यों बदनाम कर रहे हो पढ़ाई को यार, पढ़ना है ना ईमानदारी से पढ़ लीजिए भाई। साइंस वाले बच्चे होते हैं वो भी मेहनत करते हैं, मैथ्स वाले होते हैं साइंस मेहनत करते हैं, कॉमर्स वाले भी मेहनत उनकी आधी मेहनत कर लीजिए आप यहाँ पर। अगर आधी भी इसकी मेहनत कर लोगे ना उनसे, 70-80% बीए में लाना कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है, इजीली ला सकते हो आप लोग, है ना। थोड़ी सी मट्ठागिरी को छोड़ करके थोड़ा पढ़ाई भी कर लिया करो यार, है ना। स्टूडेंट हो तो पढ़ भी लिया करो, जरूरी है पढ़ना शायद। ठीक है दोस्तों, चलो तो अब ये 15-25 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब मैं बता दूं आप लोगों को कि इसके बाद में हम वैसे तो हम जो है कल इतिहास पर मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं, कल से इतिहास करेंगे। और अगर इसका जो विकास एवं पर्यावरण अर्थशास्त्र वाला टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, अगर उस पर आप मॉडल पेपर चाहते हैं तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि पहले जो है आपका अर्थशास्त्र कंप्लीट किया जाए मॉडल पेपर, या फिर एक माफ करना, इतिहास वाला मॉडल पेपर लेकर आया जाए। दोनों में से कौन सा पहले करें, आपके एग्जाम डेट के अकॉर्डिंग उसको कवर करेंगे, है ना। और कल से इस सांख्यिकी की क्लासेस कंटिन्यू कर देंगे, अगर आप लोगों की रुचि बनी रही तो 1-2 लेक्चर में लेकर आऊंगा। आप लोगों की प्रेजेंटेशन देखूंगा कि आप कितने प्रेजेंट हो क्लास में। अगर क्वांटिटी अच्छी बनी रही तो दोस्तों मैं कंटिन्यू रखूंगा उसको, और अगर आप लोग क्वांटिटी नहीं रही, कम रही, अगर व्यूज से सब मालूम चल जाता है, या जो आप प्रेजेंट हो ना, जो दिख रहे हो आप, कितने लोग अभी यहाँ पर देख रहे हो, वॉच कर रहे हो, इससे हमें सब पता चलता है। ठीक है, तो उसके आधार पर हम देख लेंगे। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट कम रहा तो माफ करना, मुझे फिर से इस क्लास को होल्ड करना पड़ेगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।